वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुतुब सर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। अभी तक हम तीसरे लेक्चर तक इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे इंटरफेरेंस में ही कुछ नई चीजें, जैसे कि हम देखेंगे कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक बनने वाला है आपके सिलेबस का। तो चलिए मजीद देर नहीं लगाते हैं और शुरू कर देते हैं वीडियो लेक्चर को। जैसे कि ये पहली वेव और इस पर एक और दूसरी वेव आ जाए, इस तरह से कि पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट मिल जाए, पहली वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का भी ट्रफ मिल जाए। तो हमने देखा था कि इस जगह पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। यही देखा था हमने क्या देखा था, इस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। पिछले वीडियो में हमने यही देखा था। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह पर पहली वेव का क्रेस्ट आ रहा है दूसरी वेव का ट्रफ आ जाए, और पहली वेव के ट्रफ पर दूसरी वेव का क्रेस्ट आ जाए। सही है, ऐसा भी हो सकता है। तब हमने ये देखा था कि जो इंटरफेरेंस होगा वो उसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। लाइट की इंटेंसिटी ऐसे पॉइंट्स पर कम हो जाएगी, यहां पर लो इंटेंसिटी मिलेगी और यहां पर हाई इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस आधार पर हमने देखा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस ये होता है सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में, कि अगर लाइट के दो अलग अलग सोर्स से वेव आ रही है और वेव एक पॉइंट पर टकराएगी, तो या तो वहां पर इंटेंसिटी यानी वहां पर सुपरपोजिशन इस तरह से होगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी या इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी due to superposition of two waves which are coming from two sources, है ना, two different sources, is called interference of light। यही देखा था हमने, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यही पढ़ा था हमने। अगर जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये हमारा चौथा लेक्चर है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस, हमें ये तो पता चल गया कि इंटरफेरेंस होता है जहां पर हाई इंटेंसिटी मिलती है, वहां पर हमने देखा था इसे क्या नाम दिया था हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर लो इंटेंसिटी मिलती है उन पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस को कहा गया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गॉट इट? इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंटरफेरेंस होता है उस इंटरफेरेंस के होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, और इंटेंसिटी का रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जब हम दो वेव लेते हैं, पहली वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव हमने ली थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। ये दो वेव ली थी हमने और इसमें फेज डिफरेंस था फाई। तो अगर आप इन दोनों वेव को लेते हैं और इनका सुपरपोजिशन कराते हैं, तो लास्ट में एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव बनी थी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमने कितना लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है भाई, ये सब कुछ हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये देखा था कि दो अलग अलग फेज डिफरेंस पर अलग अलग बातें होती है। हमने देखा था कि जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, यानी यहां फाई है ना, फाई की वैल्यू 2n पाई होती है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होती है, तब हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और वो कितना आ जाता है, a1 प्लस a2। ये सब रिवीजन ही करा रहा हूं मैं आपको, जिसको रिवीजन नहीं करना है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकता है। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए फाई इज इक्वल टू, जब हमने देखा था कि 2n-1 पाई मिलता है, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई मिलता है, तब हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है और वो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है A1 माइनस A2। इस आधार पर हमने ये देखा था कि जो एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम हो गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड मिनिमम हो चुका है ना, तो जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये इंटरफेरेंस का हमने सब कुछ देख लिया था, ठीक है। फिर हमने इसमें पाथ डिफरेंस भी निकाला था, इसी से जो पाथ डिफरेंस निकला था डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा निकला था, और इससे जो पाथ डिफरेंस निकला था वो निकला था डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। गॉट इट? यही देखा था हमने, ये दो चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। यहां तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लेने के बाद हम वापस से आगे बढ़ेंगे और जरा सा इसे सोचिए कि ये जो दो वेव है आपके पास में, इन दोनों वेव से क्या होगा। आप इसे ध्यान से देखिए, इन दोनों वेव को फिर से हम लिखते हैं, यहां पर दो वेव है, इन दोनों वेव से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ओमेगा है ये क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, यही है, से यस और नो। और ओमेगा क्या है यहां पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि ओमेगा का रिलेशन क्या होता है? एफ के साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में 2 पाई एफ। अगर ओमेगा दोनों वेव के लिए सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है भाई। अब जब दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो वेव निकल रही है दो अलग अलग सोर्स से, गॉट इट? दो अलग अलग सोर्स से जो वेव निकल रही है, ये वेव फ्रीक्वेंसी सेम रखती है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव निकल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव निकल रही है, और इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है या जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। क्या चीज हमने देखी? दो चीजें देखी, एक तो कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर रहे दो सोर्स, और दूसरा हमने देखा कि इन दोनों वेव के फेज डिफरेंस, सही है। तो ऐसे दो सोर्स जो एसी दो वेव जनरेट करते हैं, एसी वेव्स जनरेट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है निकलने वाली वेव्स का, है ना, ऐसे दो सोर्स को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं ऐसे सोर्सेस को? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। गॉट इट? अगर आपके पास में दो कोहेरेंट सोर्सेस है ना, जैसे मान लो ये पहला सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है S2, इससे कोई वेव निकली यहां पर पहुंची, इससे कोई वेव निकली यहां पर पहुंची, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, पाथ फेज डिफरेंस आपके पास में फाई है, तो तब यहां पर ये फाई भी कैसा है? कांस्टेंट है। तब यहां पर जो इंटरफेरेंस, जो सुपरपोजिशन होगा, उस सुपरपोजिशन को हम क्या नाम देंगे? दिस सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मेरे ख्याल से आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। यहां तक का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट भी पढ़ लिया। अब देखिए पिछली स्लाइड में हमने एक इक्वेशन दिखाई थी कि A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब जरा इस इक्वेशन को ठीक से देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर जब लिया था उस फर्स्ट लेक्चर में इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेशन बताया था हाइगेन्स प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। अगर वेव थ्योरी की बात माने तो हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, सही है, यही देखा था हमने। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो
ये स्क्वायर कर देते हैं, पहले एक काम करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इस इक्वेशन में ए स्क्वायर बनेगा और इधर का स्क्वायर रूट पूरा के पूरा हट जाएगा। इससे क्या आएगा रिजल्ट, इससे ध्यान से देखते जाइए आप। ये जो ए स्क्वायर आया, क्या हम इसको, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं आई अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम आई अपॉन के। गॉट इट। यहां पर क्या लिखा जाएगा, I1 अपॉन के प्लस यहां लिखा जाएगा I2 अपॉन के प्लस, अब देखिए यहां पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन के का स्क्वायर रूट। सही है, तो यहां से रिजल्ट आएगा रूट I1 अपॉन के, इसी तरीके से यहां पर रूट I2 अपॉन के, और यहां पर आ जाएगा cos फाई एज इट इज। आ रहा है सबको समझ में। अब ध्यान से देखिए, यहां से k कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहां से k स्क्वायर और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इंटेंसिटी का रिलेशन बनेगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। मेरे ख्याल से इतने पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से इंटेंसिटी का रिलेशन मिल गया, ये इंटेंसिटी का जो रिलेशन मिला है और जो ऊपर आपको एम्पलीट्यूड का रिलेशन मिला है, यहां से आपको मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। उन मोस्ट एमपी क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स और पढ़ना पड़ेगा। हम और देखते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, दो तरह का इंटरफेरेंस हमने देखा था, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और देखा था हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर हमने ये देखा था कि इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। अब हमारे पास में जो रिलेशन आया है वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, अगर इस रिलेशन की बात करना है हमें, तो इस रिलेशन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे देखेंगे। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फेज डिफरेंस कितना देखा था, E1 मल्टीपल ऑफ पाई, यही देखा था। अगर मैं यहां पर cos फाई की जगह पर E1 मल्टीपल ऑफ पाई लिखता हूं तो +1 मिलता है मुझे। अगर ऐसा है तो देखो यहां से रिजल्ट मिलेगा I मैक्सिमम, और I मैक्सिमम कितना मिलेगा, I1 प्लस I2, है ना, और प्लस 2 रूट I1 I2। अगर इस रिलेशन को ठीक से देखेंगे तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 का स्क्वायर, यहां से मिलेगा रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और प्लस 2 रूट I1 I2। सही है, तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा I मैक्स इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप सोचिए कि जब यहां पर आप फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई लिखेंगे फाई की जगह पर इस इक्वेशन में, है ना, तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, -1। तब यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। ये मिली हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से आगे बहुत कुछ हमें समझ में आता है। देखते हैं क्या क्या सीख सकते हैं, क्या कैसा रिलेशन आता है। तो देखो, अगर मैं I मैक्स और I मिनिमम का रेशो निकालता हूं, निकाले रेशो, तो देखो I मैक्स क्या निकाला था हमने, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, और यहां निकला था रूट I1 माइनस रूट
I2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो रिलेशन आ जाएगा I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल में आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन में आ जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2। ठीक है भाई, यहां भी रूट यहां भी रूट, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया। ऐसा करने से ये रिलेशन आया तो देखो अब हम इस रिलेशन से बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन जब करने बैठते हैं, तो मैं कैलकुलेशन में उलझा नहीं रहा हूं, जितना जरूरी था बस उतना ही लिखा है मैंने, अब मैं ज्यादा नहीं उलझा रहा हूं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट I मैक्स प्लस रूट I मिनिमम अपॉन में आएगा रूट I मैक्स माइनस रूट I मिनिमम इक्वल टू I1 अपॉन I2। दिस इज द मोस्ट एमपी रिलेशंस। ये जो पूरा रिलेशन बना हुआ है ये मोस्ट एमपी रिलेशन से, इनसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, two coherent sources of intensities I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be। अभी हम ये पूरा देख चुके कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन है ना। अभी हमने देखा कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, है ना, यही देखा था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है उसमें हमने देखा था कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 पाई, है ना, माइनस की जगह प्लस ले लो, हमें तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई लेना है, माइनस ले प्लस ले क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल तो, है ना। अभी देखिए डेल्टा एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था 2n+1 लेमडा बाई 2, इसके जैसा तो हमें डी ही दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 3:5, यानी एम्पलीट्यूड का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 है, यानी 2 मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। ये A1 और A2 का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3/5, ठीक है भाई, ये दे रखा है, ठीक। अब आगे क्या पूछा गया है हमसे, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज। देखो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट कर लो इंटेंसिटी में, तो I1/I2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर यानी 9/25, गॉट इट। अब हमने एक रिलेशन निकाला था मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू हमने क्या देखा था, रूट I1 का I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में देखा था इस तरह से रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर अपॉन में देखा था रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। इसको सिंपली अगर हम देखें तो ये A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, और अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर कर सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सोचो आप, इसकी जगह A1 आ जाएगा, इसकी जगह A2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर रहे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो A1 प्लस A2, देखो अब x लेकर बच्चों जैसी बातें मत करो, वो ठीक है लेना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को कि यहाँ 3x 5x लेना चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए, छोड़ दो उसे, हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, अपॉन में 3 - 5 करेंगे या 5 - 3 कर लो तो 2 हो जाएगा, 2 4 जा, ये 4 का स्क्वायर, आंसर आएगा हमारा 16:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गॉट इट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आया यहां तक समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है टू सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इंटेंसिटीज I and 4I। देखो पहले की इंटेंसिटी यानी I1 कितना दे रखा है, I1 इज गिवन
I1 is I and I2 is given 4I. We have to calculate I resultant. ठीक है, तो IR कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट P when used individually. If they are used together, देखो जब इंडिविजुअली यूज किया गया तो उसकी इंटेंसिटी एट पॉइंट P I है, दूसरे की इंटेंसिटी है 4I. जब हमने उसे दोनों को एक साथ यूज कर लिया, ठीक है, दोनों को जब हमने एक साथ यूज कर लिया तो एक साथ यूज करने पर क्या हुआ कि वहां पर जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है, फेज डिफरेंस मिल रहा है, वो है 2π/3. यानी हमें क्या देखना है, φ इज इक्वल टू 2π/3 है ना. तो cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, बस ये चेक कर लो, की वैल्यू होती है -1/2 है ना भाई. सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है cos, तो cos तो नेगेटिव रहेगा. ये आ गया. अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ. ठीक भाई. अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट IR इज इक्वल टू, देखो I1 की जगह पर लिखेंगे I प्लस I2 की जगह लिखेंगे 4I और +2. अब रूट I1 और I2 की बात करेंगे तो I × 4I और cos φ की जगह पर लिख देंगे -1/2. ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया, यहां पर 5I बचा, यहां पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये I स्क्वायर हो गया, 4I² मतलब 2I. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3I. आया समझ में. तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई, IR इज इक्वल टू 3I. वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझना है हमें. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना. इस एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस को और अच्छे तरीके से देखा गया है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कैसा होता है, मैं आपको चीजें समझाने लगा हूं, ध्यान से देखिए. यंग भाई साहब ने क्या किया, सन की बात कर रहा हूं. यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट हुए हैं है ना. उन्होंने ये काम किया था जो अब मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया था. कम ऑन, कैसा सोर्स, सबसे पहली बात एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया. ये क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक रंगों से मतलब है, तो सिंगल रंग वाला यानी सिंगल वेवलेंथ वाला एक सोर्स लिया. ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे रेड लाइट का सोर्स, जैसे ग्रीन लाइट का सोर्स, जैसे ब्लू लाइट का सोर्स है ना. ऐसा सोर्स जिसमें से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ फिक्स हो, कांस्टेंट हो, यानी बंच ऑफ वेवलेंथ ना हो. जैसे रेड लाइट निकल रही है तो सिर्फ रेड लाइट ही निकलेगी, तो उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी. ठीक है, तो क्या लिया इन्होंने, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और ऐसे एक पेपर की शीट ली. क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक पेपर की इस तरह से एक शीट ली है ना, कार्डबोर्ड की शीट ले ली. उस कार्डबोर्ड की शीट पर 2 डॉट मतलब 2 पिन होल कर दिए. ठीक है, क्या किया इन्होंने, पिन होल कर दिए, मतलब इस तरह की एक शीट ली, ये शीट, और इस शीट पर 2 होल कर दिए, 2 होल हो गए, और यहां पर रख दिया एक सोर्स को. कौन सा सोर्स, ये वाला सोर्स, ये वाला सोर्स यहां पर रखा. अब क्या हुआ कि यहां से वेव फ्रंट्स चलना शुरू हुए, जो हम पढ़ चुके. ये जब वेव फ्रंट्स यहां पर आए तो ये दोनों जो स्लिट्स थी है ना, ये जो 2 पिन होल थे, ये दोनों पिन होल ने क्या किया, अपने आप में सोर्स बन गए सेकेंडरी वेव्स को जनरेट करने के लिए. जिस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इस प्रिंसिपल को है ना, हाइगेंस वेव प्रिंसिपल को है ना. यहां से फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जनरेट हो गए. तो जब यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जनरेट हुए और ये जब आगे बढ़े मीडियम में, तो आगे चलकर क्या किया इन्होंने मीडियम में आगे बढ़कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू किया, यानी सुपर इंपोज होना शुरू किया. जब सुपर इंपोज होना शुरू हुआ
तो इसके सुपर इम्पोजिशन से यानी इसके सुपर पोजिशन से क्या रिजल्ट आया, बस इसी रिजल्ट को समझना है हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ गई बात? क्या करने वाले हैं समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत इत्मीनान से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमें दो चीजें याद होनी चाहिए, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है या ट्रफ से ट्रफ मिलता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ना? तब इंटेंसिटी कैसी हो जाती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है या ट्रफ से क्रेस्ट मिलता है तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है। सही है? ऐसा ही होता है। जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है या ट्रफ से ट्रफ मिलता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है या ट्रफ से क्रेस्ट मिलता है तो इंटेंसिटी मिनिमम। इतने पार्ट में तो कोई डाउट्स आपको मेरे ख्याल से होने भी नहीं चाहिए, ये तो हम शुरुआत से पढ़ रहे। अब देखो यहां पर क्या किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुल मिलाकर आपको एक मेथड बताई गई है जिससे आप कोहेरेंट सोर्सेस को बना सकते हैं, है ना? दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिए। जैसे अगर मान लो आपने सोडियम लैंप ले लिया। कौन सा लैंप लिया आपने? सोडियम लैंप। मान लो एक सोडियम लैंप 1 ले लिया और दूसरा सोडियम लैंप 2 ले लिया। दोनों वेव्स जनरेट करेंगे, दोनों येलो लाइट निकालेंगे, है ना? तो क्या इसका मतलब यह होगा कि दोनों मिलकर कोहेरेंट सोर्सेस बना लेंगे? नहीं बना सकेंगे। इसलिए नहीं बना सकेंगे क्योंकि सोडियम लैंप के अंदर एक पार्टिकल या एक एटम एक्साइटेड और डी एक्साइटेड मतलब वाइब्रेट करके वेव्स को जनरेट नहीं कर रहा है, बहुत सारे मिलकर जनरेट कर रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आएगा तो कोहेरेंट सोर्सेस की पहली कंडीशन ही यही है कि कोहेरेंट सोर्सेस कैसे दो सोर्स होने चाहिए? जिनसे निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए याद रखिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका आंसर पता होना चाहिए आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्या दो अलग अलग सोर्स, है ना, सेम वेव्स को जनरेट करने वाले दो अलग अलग सोर्स मिलकर कोहेरेंट सोर्सेस बन सकते हैं? तो आपका आंसर रहेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यंग भाई साहब ने क्या किया, एक टेक्निक इजाद की, एक तरीका बताया। और क्या कहा इन्होंने ये कहा कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से हम दो अलग अलग सोर्स बनाकर कोहेरेंट सोर्सेस की तरह ट्रीट करा सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको समझाने लगा हूं। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक सोर्स रखा, ये सोर्स ऑफ लाइट। अब इस सोर्स से लाइट चली, ठीक है, मान लीजिए ये लाइट चली। तो जब यहां से लाइट चली तो ये वाला ये लाइट चलना शुरू की, ठीक है, ये लाइट चल रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, इसके पास में एक शीट रख दी, है ना, आप समझे, इस तरह की एक शीट रख दी। ये शीट रखी, इसमें दो पिन होल कर दिए, ठीक है, ये पहला होल, ये दूसरा होल। अब ये दो होल क्या करने लगेंगे, ये दो होल क्या बन गए, स्लिट्स बन गए। इनको क्या कहा जाएगा, स्लिट्स। इनको क्या कहा जाएगा, स्लिट्स। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। जब यहां से वेव्स चलते चलते यहां पर पहुंची तो वापस से यहां पर वेव्स जनरेट होने लगी इस तरह से। समझ में आ रही बात? इस तरह से वेव्स जनरेट होने लगी। और फिर यहां पर भी वेव्स जनरेट होने लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर कुछ एजम्पशन लेके चल रहा हूं। ये जो फुल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रेस्ट को। किससे रिप्रेजेंट कर रही है, क्रेस्ट। और ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। किससे रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रफ को। तो क्रेस्ट और ट्रफ का कंसेप्ट समझ में आ गया।
अभी हमने यहां पर लिख ही लिया है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर क्रेस्ट से ट्रफ से क्रेस्ट या क्रेस्ट से ट्रफ मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यानी इस तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं डॉट से रिप्रेजेंट कर देते, चलो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डॉट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप ठीक से देखिए यहां पर डॉट लगेगा, ठीक है, आप ठीक ठीक देखते जाइए, यहां पर डॉट लगेगा, यहां डॉट लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां क्रेस्ट से ट्रफ से ट्रफ मिल गया, यहां ट्रफ से ट्रफ मिल गया, यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल गया, इसी तरीके से यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, यहां ट्रफ से ट्रफ मिला। तो जहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा वहां पर डॉट लग जाएंगे। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पर हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां क्रेस्ट और ट्रफ का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ बना दिया, ठीक है, यहां तो डॉट मिला, यहां पर ये क्रॉस बना दिया, यहां क्रॉस बना दिया, इस तरह से यहां पर क्रॉस, यहां पर क्रॉस। समझ में आ रही बात? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जब इस पैटर्न को उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो क्या मिला? अब यहां से आपको समझने वाली बात है कि जब यही चीज आगे बढ़ते 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 उन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी थी, तो स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि जो सेंटर पार्ट होता है वहां पर उनको एक ब्राइट स्ट्रिप मिली। क्या मिला? ब्राइट स्ट्रिप। और उसके पास में ब्लैक स्ट्रिप यानी डार्क स्ट्रिप मिली, फिर ब्राइट स्ट्रिप मिली, फिर डार्क स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप्स बोल रहा हूं ना मैं, इनको कहा जाता है फ्रिंजेस, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फ्रिंजेस। यहां पर इस तरह से मिलती गई। तो ये जो फ्रिंज मिली जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, डार्क मतलब ब्राइट फ्रिंज मिली, इसको क्या कहा गया? ब्राइट फ्रिंज। क्या बोला गया इसे? ब्राइट फ्रिंज, ठीक। और कुछ ऐसी फ्रिंजेस मिली, इसी के ऊपर एक और पैटर्न मिला जहां पर डार्क मिला, तो ये डार्क रीजन था, है ना, तो इसको क्या कहा गया? डार्क फ्रिंज। और यही पैटर्न कंटिन्यूअसली चलता रहा। यानी ऑल्टरनेट मैनर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली, ठीक है भाई, आगे यहां तक समझ में? ऐसा क्यों हुआ है मैंने इसकी वजह तो आपको पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहे हम। तो सुपरपोजिशन किसका हुआ? ये जो S1 है, इस S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली दो वेव के बीच में सुपरपोजिशन हुआ। ये S1 और S2 सोर्स कैसे बन गए? सोर्स बनने का कारण मैंने आपको हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल में आपको समझाया था कि मीडियम में जब कोई लाइट वेव आगे बढ़ती है तो मीडियम के हर पार्टिकल पर गिरने पर हर पार्टिकल को इल्यूमिनेट करती है। और ये जो इल्यूमिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी पार्टिकल्स अपने आप में सेकेंडरी वेव्स को जनरेट करने के लिए सोर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से S1 सोर्स बन गया, S2 भी सोर्स बन गया, और इनसे निकलने वाली वेव्स के लिए यहां पर आपको फ्रिंजेस दिखाई देने लगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक का हमारा काम, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखा, जिसमें हमने देखा कि सेंटर पार्ट में ब्राइट फ्रिंज के आसपास, यानी सेंटर पार्ट में ब्राइट फ्रिंज मिली, इसके ऊपर डार्क फ्रिंज, इसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज, यानी ऑल्टरनेट मैनर में ब्राइट डार्क इस तरह का पैटर्न नीचे भी और ऊपर भी आपको मिलता चला गया। इसी पैटर्न को कहा जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न।
इसको क्या कहा जाता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये जो फ्रिंजेस है, क्या इनकी विड्थ सेम होती है? क्या इनकी चौड़ाई सेम होती है? अगर सेम होती है तो कितनी होती है? ये पूरा एक कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा डेरिवेशन पार्ट है। आगे हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करने वाले हैं? विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है ना। मैं आपको बिल्कुल उलझाऊंगा नहीं और एक सिंपल सा डेरिवेशन हम देखेंगे। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC में जो फ्रिंजेस मिलती है, उन फ्रिंजेस की विड्थ में क्या रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हमें समझना है, सीख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर एक सोर्स है, लाइट का सोर्स। इस लाइट के सोर्स से लाइट निकलेगी, है ना, और ये लाइट कहां पर जाएगी? स्लिट्स पर। ये दो स्लिट बना दी मैंने, है ना। स्लिट मतलब होल है, दो छोटे छोटे होल है। इन दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है, इसे हमने कंसीडर कर लिया D। ये D आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये D बहुत बहुत छोटा होता है ना। यानी 1 mm बहुत बड़ा होता है, 1 mm से भी छोटा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा, है ना। अब यहां से इन दोनों स्लिट का जो प्लेन है, इस प्लेन से D डिस्टेंस पर एक हमने स्क्रीन रख दी। ये स्क्रीन, ठीक है भाई, आप समझे, ये स्क्रीन। यहां से ये सेंटर पार्ट है और यहां पर सेंटर पार्ट में हमें क्या मिल रहा है? ब्राइट फ्रिंज। कैसी फ्रिंज मिल रही है? सेंटर ब्राइट फ्रिंज। क्या बोल सकते हैं इसको? सेंटर ब्राइट फ्रिंज। इस सेंटर ब्राइट फ्रिंज से ऊपर कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P को हम कंसीडर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर यहां से भी एक वेव आएगी। देखो, एक वेव यहां से चली, यहां पर भी आई। अब एक वेव यहां से इस तरफ आएगी, ठीक है, और एक वेव यहां से इस तरफ आएगी, ऐसे। 2 मिनट। ये एक वेव यहां से आई, ऐसे। इन दोनों वेव का होगा सुपरपोजिशन। जब इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन होगा, तब हम यहां से आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फ्रिंजेस की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या S1 और S2 के बीच का गैप बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। इतना कम है कि अगर आप एक नजर में देखेंगे तो दोनों डॉट आपको, यानी दोनों जो फ्रिंजेस है, वो इंटरमिक्स होती हुई दिखाई देगी। इतना कम है, इतना कम है। क्या ये गैप बहुत ज्यादा है? यस, इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। इसे हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल D। ठीक भाई, इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा है कि ये दोनों वेव्स यहां से चलकर इधर जा रही है और चूंकि ये गैप बहुत छोटा है, तो आप ऑलमोस्ट इन दोनों वेव को क्या मान सकते हैं? पैरेलल टू ईच अदर विथ फेज डिफरेंस। देखो, ये D है, विथ पाथ डिफरेंस लैम्डा। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये मुझे क्या देगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ठीक है। क्या किया मैंने? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर को हम कुछ नाम दे देते S2m। तो व्हाट इज S2m? S2m इज द पाथ डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस। ये जो आपके पास में पाथ डिफरेंस आ रहा है, इस पाथ डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया ना आपको, चूंकि D की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? दोनों वेव को पैरेलल मान सकते हैं कि दोनों वेव पैरेलल चल रही है P की तरफ, ठीक है। जब दोनों वेव पैरेलल है और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
ठीक है भाई। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज S2M, है ना, S2M की वैल्यू क्या रहेगी। यहां से हम S2M की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल में बता देता हूं आपको, इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये D है, ये S1 है, ये S2 है, ये M है। मैं S2M कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं S2M अपॉन D लिखेंगे तो इक्वल में आ जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि ये जो दोनों के बीच की जो गैप है, S1 और S2 के बीच का जो गैप है, ये बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेन थीटा, है ना। और अगर टेन थीटा लेते हैं तो यहां से आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट यानी S1 और S2 का जो मिड पॉइंट है, इसको अगर मैं कुछ कंसीडर कर लूं, मान लो A कंसीडर कर लिया, तो A को अगर मैं P से मिलाता हूं तो ऑलमोस्ट ये एंगल भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। तो इससे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं बड़े वाले ट्राइंगल से, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो ये थीटा है, ये O है, ये P है, ये A है, ठीक है। इसे मैंने कंसीडर कर लिया O। यहां से टेन थीटा कितना निकलेगा, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां से टेन थीटा निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन OA। क्या निकलेगा, OP अपॉन OA। तो टेन थीटा इज इक्वल टू OP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया y। क्या कंसीडर कर लिया, y। और अपॉन में OA की जगह पर क्या लिखेंगे, OA की जगह पर लिखेंगे कैपिटल D। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वल बता सकते हैं, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम क्या देखने वाले हैं, समझिए इससे, है ना। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन आई है वो इक्वेशन है S2M, ये S2M, ठीक है। अपॉन में D आ गया और इक्वल में हमने यहां पर देखा Y अपॉन कैपिटल D, ठीक भाई। S2M क्या है एक्चुअल में, पाथ डिफरेंस। देखो S2M क्या देखा था हमने पिछली स्लाइड में, चले तो पिछली स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो यहां पर S2M, ये हमने पाथ डिफरेंस देखा था, इसमें ये पाथ डिफरेंस है S2M। अगर S2M पाथ डिफरेंस है तो यहां से लिखेंगे डेल्टा x अपॉन D और इक्वल में आ जाएगा y अपॉन कैपिटल D। यानी यहां से मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो y इज इक्वल टू डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज द मोस्ट टाइम पे रिलेशन, इक्वेशन नंबर, आप चाहे तो इसे 3 दे सकते हैं। अब यहीं से सारे कैलकुलेशंस बनेंगे, इसी से हम सब कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। फॉर nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि nth ब्राइट फ्रिंज, है ना, nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका, और nth ब्राइट फ्रिंज। अगर हम nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। भाई जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो तो एन लेमडा ही होता है, तो वाई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है भाई। ये क्या चीज मिली हमें, जरा इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज वाई एन, वाई एन इज द, ध्यान से देखिए डायग्राम की तरफ देखिए, डायग्राम में लिखा है O से लगाकर P तक की डिस्टेंस y है, O से P तक की डिस्टेंस y है। तो ये जो yn मिला, ये yn हमें क्या दे रहा है, yn इज गिविंग डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज टू nth ब्राइट फ्रिंज, है ना, फ्रॉम सेंटर टू nth ब्राइट फ्रिंज, ये डिस्टेंस मिली। तो yn को क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, समझ में आ रही बात, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज।
गॉट इट? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, चलिए सेम यही काम आगे बढ़ा देते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज आई है yn इज इक्वल टू, मैं यहां पर भी कॉपी कर देता हूं, n लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये इक्वेशन नंबर हमारी जो भी बनी थी देख लेते हैं, 4 तो 4 दे देते इसे, ये 4 थी। अब अगर सेम इसी तरीके से मैं n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज देखूं तो उसकी डिस्टेंस ऑफ n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम ओ आप समझ जाइए कि सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ये क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, मैं समझा रहा हूं। ये हमारी सेंटर ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज, इसके बाद में ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर इसके बाद में ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर इसके बाद में ये सेकंड डार्क फ्रिंज, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो देखो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या होता है, एक डार्क फ्रिंज, सही है। तो हम क्या चाहते हैं, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो ब्राइट फ्रिंज होगी, पहली ब्राइट फ्रिंज, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज है, दो ब्राइट फ्रिंज है, इनके बीच में ये जो डार्क फ्रिंज है हम इसकी गैप निकालना चाहते हैं, इसकी विड्थ निकालना चाहते हैं। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, yn माइनस 1। yn माइनस 1 हमें क्या देगा, n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके बीच का गैप मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो इनके बीच का गैप क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज है ना, विड्थ ऑफ nth डार्क फ्रिंज। अब हम क्या देख रहे हैं, nth डार्क फ्रिंज की बीटा डार्क इज इक्वल टू yn माइनस 1, सही है। yn की जगह पर लिखेंगे n लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, और yn माइनस 1 की जगह पर n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो बीटा डार्क इज इक्वल टू, रिजल्ट आएगा n लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, सही है। यहां से लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी को कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेते हैं तो यहां पर बीटा डार्क इज इक्वल टू, रिजल्ट आएगा n माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n, और ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी एज इट इज। n से n कट गया तो क्या बचा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। क्या इस फॉर्मूला में n वाली टर्म जो नंबर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नहीं। इसका मतलब जितनी भी डार्क फ्रिंजेस है सबके लिए फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी। गॉट इट, सबके लिए फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी फॉर ईच। इसका मतलब यही हुआ है ना, फॉर ईच डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ विल बी सेम। समझ आया? इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला, फ्रिंज विड्थ आखिर हमें दे क्या रही है, इंटेंसिटी एट डार्क प्लेसेस। जितनी भी डार्क प्लेसेस है उसमें जितनी इंटेंसिटी है लाइट की वो हर डार्क प्लेस पर सेम रहेगी। और अगर इसी तरीके से देखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो मैं आपको छोटा सा पार्ट और समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हम ओपी जो डिस्टेंस आई थी y इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, डेल्टा x d डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है, ये आया था। अगर मैं डेल्टा x की जगह पर nth डार्क फ्रिंज की बात करूं, किसकी बात करें, nth डार्क फ्रिंज, तो nth डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा x क्या रहेगा, डेल्टा x रहेगा 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन 2, सही है। जब हम इसे यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो yn
क्या आ जाएगा रिजल्ट? ध्यान से देखते जाइए। वाई एन डैश आएगा 2n-1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d। दिस इज द पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ आया? आ रहा है समझ में? तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए। अभी ध्यान से समझिएगा, जब हम इसी तरीके के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं तो बीटा ब्राइट मिलता है हमें। तो जो बीटा ब्राइट मिलता है वो भी लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मिलता है ना। और यहां से हमें यह पता चल जाता है कि बीटा डार्क और बीटा ब्राइट दोनों में फ्रिंज विड्थ सेम है। बीटा डार्क और बीटा ब्राइट में फ्रिंज विड्थ सेम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जहां पर जितने पार्ट में डार्कनेस रहेगी वो एरिया और जितने पार्ट में ब्राइटनेस रहेगी वो एरिया इक्वल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जहां पर इंटेंसिटी लाइट की कम हो गई, है ना, बात समझ में आ रही है? जहां पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई वहां की एनर्जी उस पार्ट में चली गई जहां पर इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो कंसेक्वेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। समझ में आई बात? कंसेक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ आया? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो कि इंटेंसिटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है लाइट में इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाई देता है ना। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहां से कुछ और काम कर लेते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, सेंटर पार्ट, अब सेंटर पार्ट के आसपास चलेगी लाइट, है ना। तो सेंटर पार्ट पर जो इंटेंसिटी मिलती है हमें, सेम उतनी ही इंटेंसिटी हर जगह पर मिलेगी। समझ में आई बात? जहां जहां पर ब्राइटनेस रहेगी। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करने को आ जाए तो आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो भी आपको यही देखना है। ये ओ वाला पार्ट है जो सेंटर पार्ट था, ये पी पॉइंट यहां पर और ये पी पॉइंट यहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपका एक कंप्लीट हो गया है। अगर आप कहेंगे तो अगले लेक्चर में हम इसी के प्रॉब्लम्स देखेंगे, नहीं तो डिफ्रैक्शन पर आ जाएंगे। जो भी कुछ आपको करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आगे आपको प्रॉब्लम्स पढ़ना है या इसके अगले टॉपिक में जाना है डिफ्रैक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।